बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, और उसके कुछ थ्योरम्स किए थे हमने, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड, ये हमने एक वेक्टर स्पेस ले लेनी है एक फील्ड पर, ठीक है, और हमने जो है एक कलेक्शन ले लेनी है v1 v2 सो ऑन vn। इस कलेक्शन को जो कि हमने वेक्टर स्पेस में से ली है, इस कलेक्शन को हम बेसिस कहेंगे अगर ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। ये दो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि लीनियर स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स इज़ इक्वल टू v, यानी कि ये जो वेक्टर हैं ये जो हमने वेक्टर्स की कलेक्शन ली थी ये पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देंगे, स्पैन कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर दूसरी सेंस में इसका मतलब देखें, आपको पता है कि लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn का मतलब ये है कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं ये ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस की कलेक्शन होती है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने यही करना है कि जो v का हर एलिमेंट ये जो हमारे पास कैपिटल v है, इसका हर एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, ये मतलब है इसके इक्वल होने का, ठीक है। और दूसरी बात उसने ये कही है कि जो हमारे पास v1 v2 सो ऑन vn वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर ये कलेक्शन जो हमने ली है वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फिर ये जो कलेक्शन है ये बेसिस होगी इस वेक्टर स्पेस v की, अदरवाइज़ नहीं होगी। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देती हूँ कि जो पहली कंडीशन ये है कि लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn जो है वो कैपिटल v के बराबर है, यानी कि इस v का हर एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। अगर इस वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जो कि इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा, तो फिर ये जो कलेक्शन होगी ये बेसिस नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी या दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और उससे पहले एक नोट देखते हैं। वो नोट उसने ये कहा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होती है। अब डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस बराबर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ बेसिस। जो हम कलेक्शन लेते हैं ना वेक्टर स्पेस की, अगर वो बेसिस हो जाती हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ़ वेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली वेक्टर स्पेस की डायमेंशन ही होती है, ठीक है। उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है, यानी कि बेसिस जो कलेक्शन हमारे पास बेसिस बनती है उस कलेक्शन में आपने वो वेक्टर स्पेसेस गिनने हैं कितने जो उस वेक्टर स्पेस से आप कलेक्शन लेंगे उस कलेक्शन को आपने काउंट करना है कि आपने कितने वो वेक्टर्स लिए थे। जितने वो वेक्टर्स होंगे वही बेसिकली इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी v की। जैसे अब अगर हम इसकी डेफिनेशन से देखें तो हमने v1 v2 एंड सो ऑन vn वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है, यानी कि हमने n वेक्टर्स दिए हैं। तो उस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी v की वो क्या होगी, वो n होगी, ठीक है। अगर वो बेसिस बनती हैं तब, अगर वो कलेक्शन जो आपने लिया वो बेसिस बनती है तब उसमें गिनना है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी, ठीक है। अब हम इसके एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये v इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर है, ठीक है, वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ली हुई है और इसमें जो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं वो दिया हुआ है एक 1 0 और एक दिया हुआ है 0 1, ठीक है। ये दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं और ये दूसरी सेंस में ये पूरी एक कलेक्शन दी हुई है वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर की, ठीक है। अब आपने पहला काम क्या करना है कि जो मर्ज़ी दोनों कंडीशंस में से पहले कर ले, चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है वो कर लें या चाहे आपने जो स्पैनिंग सेट वाली कंडीशन है वो देखनी है तो वो देख लें। तो आप वो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना चाहेगा कि लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 जो है वो बराबर होता है आर स्क्वायर के। वो ये देखना चाहता है कि आर स्क्वायर का हर एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता।
तो वो क्या करता है, इसके लिए एक जनरल एलिमेंट ले लेता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता है एक्स वाई, कहाँ से, आर स्क्वायर में से। अगर ये एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया तो फिर हम ये एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर किया हमने एक्स वाई, ठीक है। वो जब भी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी एक एलिमेंट जो है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता होता है तो उस एलिमेंट को लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन को राइट साइड पे लिखते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा, वो एलिमेंट जो आपने आर स्क्वायर में से लिया और जिसको चेक करना है क्या वाकई वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता। आपने ये पूरी क्वेश्चन जो है वो लिखनी होती है, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2। A1 तो लिख लिया, वैसे ही V1 की जगह पे आपने ये 1 0 पुट करना है, A2 भी लिख लिया, V2 की जगह पे आपने 0 1 पुट कर देना है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपके पास बनती है, ठीक है। और फिर जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ ऑर्डर पेयर है और यहाँ बीच में जमा आ जाता है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो आपने मज़ीद एक और स्टेप करना है कि इसको इसमें ऐड करना है और ज़ीरो को A2 में ऐड करना है। तो आपके पास अब ये दोनों एक शक्ल के होंगे। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। अब A1 किसके बराबर है, एक्स के, और A2 किसके बराबर है, वाई के। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वाली ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसमें मैं A1 की जगह पे x रखूं और A2 की जगह पे y रखूं तो फिर मुझे ये चीज़ मिल सकती है। जैसे हमारे पास ये है कि x y हमने लेकर आना है, क्या देखते हैं हम वाकई आता है कि A1 की ऐसी वैल्यू निकली है कि हम A1 की वैल्यू उसमें x पुट करें और A2 की वैल्यू y पुट करें और V1 और V2 की भी वैल्यूज़ पुट करें और हमारे पास ये क्या x y ही x ऑर्डर पेयर y बचता है। देखते हैं, A1 की वैल्यू आपके पास x है, V1 की वैल्यू आपके पास 1 0, ठीक है, प्लस A2 की वैल्यू आपके पास y और V2 की वैल्यू आपके पास 0 1। अब आप इसको सॉल्व करें। जब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x 0 और y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0 y। ये मैं थोड़ा सा साइड पे करके लिख देती हूँ। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया x को, ये आ गया, फिर मैंने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आप इनको ऐड करें तो क्या आता है, x y। तो ये देखें लेफ़्ट और राइट साइड क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब है कि A2 A1 की अगर आप ये वाली वैल्यू रखें, A2 की ये वैल्यू रखें तो लाजमी तौर पर ये इस तरह का कोई भी पेयर आप आर स्क्वायर में से उठा लें वो लाजमी तौर पर इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी चेक करते हैं। दूसरी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली, ठीक है। अब हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करनी होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उसको हम 0 के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने ये शो कर दिया कि A1 इज़ इक्वल टू A2 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि A1 और A2 दोनों अगर 0 आ जाते हैं तो फिर मैं कह दूँगी कि ये जो मैंने कलेक्शन ली थी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो हमने यहाँ पर पुट किया, A1 लिखा, V1 की जगह पे मैंने 1 0 लिखा, A2 की जगह पे A2, V2 की जगह पे 0 1 लिखा, और ये जो 0 था इसको फिर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म का ही लिखूँगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ बन जाएगी। अब आप कंपेयर करें तो A1 भी 0 है, A2 भी 0 है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन थी ये क्या कर रही है, ये स्पैन भी कर रही है पूरी आर स्क्वायर को, और दूसरी बात ये कि ये जो कलेक्शन थी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो इसका क्या मतलब होगा कि फिर ये जो कलेक्शन है ये फिर क्या है, ये बेसिस है आर स्क्वायर की। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि जो आर स्क्वायर की बेसिस है ना, ये वाली 1 0 और 0 1 वाली, ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम आर क्यूब की बात करें तो आर क्यूब में हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होंगी आर क्यूब में। तो ये लाजमी तौर पर बेसिस होंगी, ये स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं, तो ये लाजमी तौर पर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट है, क्योंकि ये तो हमने एक डेफिनेशन की और उसकी हमने एक एग्जांपल देख ली, ठीक है, बेसिस की। बाय डेफिनेशन हमने बेसिस चेक कर लिया कि एक कलेक्शन जो है वो बेसिस हो सकती है, किस तरह हो सकती है। अब एक नोट है कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेसेस होती है ना, कुछ ख़ास किस्म की वेक्टर स्पेसेस जो कि हम अपनी एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे, वो होती हैं, आपने देखा होगा कि वो या तो आर है या आर स्क्वायर है या आर क्यूब है या सो ऑन आर एन है,
ठीक है, या आपके पास वो एक मैट्रिक्स दिया होगा m क्रॉस n का, ठीक है, या आपके पास कोई पोलिनोमियल होगी p n डिग्री की, ठीक है, p n डिग्री की कोई पोलिनोमियल होगी। अब बेसिकली जो r होता है इसकी डायमेंशन होती है हमारे पास 1, ये आपको पता है, ठीक है, रियल लाइन पे। आर स्केयर की डायमेंशन होती है 2, आर क्यूब की डायमेंशन होती है 3 एंड सो ऑन चलते जाएं तो आपके पास ये जो हमारे पास आर एन आएगा इसकी डायमेंशन क्या होगी n। इसी तरह जो पोलिनोमियल होती है पी एन डिग्री की, यानी कि n डिग्री की पोलिनोमियल होगी तो उसकी डायमेंशन होगी n+1। अगर मेरे पास पोलिनोमियल आ जाती है 3 डिग्री की तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी 4, ठीक है, यानी कि उसकी डिग्री में जितनी डिग्री की वो पोलिनोमियल है उसमें एक ऐड कर देंगे तो उतनी उसकी डायमेंशन होगी इन द केस ऑफ पोलिनोमियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पर भी यूज़ होते हैं। इसी तरह जो मैट्रिसेस होते हैं उनकी डायमेंशन होती है जो जितने भी वो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा 2x3 का होगा या m×n का है तो उनकी अगर हम उन दोनों की प्रोडक्ट कर दें तो वही उनकी डायमेंशन होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट था जो आपको बताना था। अब हम एक थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये थ्योरम बेसिस के लिहाज से ही है, लेकिन ये एक ऐसा थ्योरम है कि हम इसको अपने बेसिस के अगर हमने एक कलेक्शन को चेक करना है ना कि वो बेसिस है कि नहीं, तो हम इस थ्योरम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। आपको डेफिनेशन के थ्रू चेक करना मुश्किल लग रहा है तो हम इस थ्योरम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस थ्योरम को समझना पड़ेगा, देन हम इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरम इसका ये है, लेट v बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड f एंड डायमेंशन ऑफ v इज़ इक्वल टू n। इसकी जो डायमेंशन है वो n है। देन एनी कलेक्शन ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ v। अब वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक वेक्टर स्पेस ले लेनी है जिसकी डायमेंशन जो है वो n है। एक n डायमेंशन की वेक्टर स्पेस ले लेनी है ओवर द फील्ड f। देन आप फिर कोई भी कलेक्शन ले लें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की, वो लाजमी तौर पर बेसिस बनाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक n डायमेंशन की वेक्टर स्पेस है, उसमें से आप जो कलेक्शन ले रहे हैं वो सारी जो कलेक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो लाजमी तौर पर वो कलेक्शन बेसिस बनाती होगी। ये इस थ्योरम का थीम है, ठीक है। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, देन बाद में इसकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम एक कलेक्शन को बेसिस प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। लेट v1 v2 so on vn बी एनी कलेक्शन ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास ये जो कलेक्शन थी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसमें n वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर अब हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि ये जो कलेक्शन है ये बेसिस बनाती है, ठीक है। ये जो कलेक्शन है ये बेसिस बनाती है क्योंकि उसने यही कहा हुआ है ना, देन एनी कलेक्शन ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस। तो हम लेट कर लेते हैं कि n कलेक्शन ले ली हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की, तो अगर हम शो कर दें कि ये जो कलेक्शन हमने ली वो बेसिस बनाती है तो हम अपने थ्योरम को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। वी हैव टू शो डैट कि जो कलेक्शन है ये बेसिस बनाती है v के लिए। तो अब आपको पता है कि बेसिस के लिए उसकी डेफिनेशन, बेसिस बनाने के लिए उसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे थ्योरम के अंदर, और उसकी दो ही कंडीशन थी। ये जो कलेक्शन है, एक तो ये कि लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 एंड सो ऑन vn जो था वो पूरा v आए, और दूसरी बात क्या थी कि ये जो सारे वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। पहली कंडीशन जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन है वो तो आप सपोज कर चुके हैं ना कि लेट यहाँ जो आपने फर्स्ट में सपोज किया है वो तो आप सपोज कर चुके हैं। इसका मतलब आपके ख्याल से वो अब एक कंडीशन तो वो खुद ही सेटिस्फाई होगी ना। अब आपका काम है सिर्फ वो लीनियर स्पैन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना है, यानी कि आपने अब सिर्फ ये शो करना है, आपको सिर्फ ये शो करने की ज़रूरत है। तो आपको बताया गया था कि जब भी दो सेट जो हैं वो इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक को दूसरे का और दूसरे को पहले वाले का सबसेट शो करा देते हैं, उससे ये शो हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के बराबर प्रूफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो सेट है इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें तमाम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन, इन तमाम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं, और जब भी आप उन लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे वो वेक्टर स्पेस का ही कोई ना कोई एलिमेंट बनता होगा, ठीक है।
तो अगर वो वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई एलिमेंट बनता होगा तो वो तो वी में चला जाएगा। हमने एलिमेंट लिया था यहाँ से, वो चला गया वी में, तो ये बाय डेफिनेशन होल्ड करता है कि ये वाली चीज़ इसका सबसेट होता है। ठीक है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा सा बस आर्गूमेंट दे दें तो उसके लिए काफ़ी होता है। अब हम नेक्स्ट ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो v है, अब हम ये शो करना चाह रहे हैं कि v सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ v1 सो ऑन vn का। एक चीज़ हम शो कर चुके हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn सबसेट है कैपिटल v का। अब हमने ये शो करना है कि ये जो v है ये सबसेट है इसका। अगर ये शो कर देते हैं तो फिर हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम शो करना चाहते हैं कि ये इसका सबसेट है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से एक एलिमेंट लूँगी इस v में से और शो करूँगी कि वो इसमें चला गया है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो आपने ये बात बहुत अच्छे से याद करनी है कि लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn में किस तरह के एलिमेंट्स है और मैंने उसी तरह की शक्ल लेके आनी है। अगर मैं उस तरह की शक्ल ले आऊँगी तो फिर ही मैं कह सकती हूँ ना कि ये लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn में चला गया। अगर ये उसमें चला जाएगा तो फिर वो जिसका एलिमेंट था वो दूसरे का सबसेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये मैंने v एलिमेंट ले लिया, स्मॉल v ले लिया कैपिटल v में से, और ये v ऐसा था कि जो कि इस कलेक्शन में नहीं था, जो आपने v1 v2 सो ऑन vn कलेक्शन ली ये उसमें नहीं था, ये अलग में मैंने कोई v चूज़ किया। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि मुझे तो पता है ना अगर मैं इस कलेक्शन में से कोई ना कोई एलिमेंट लूँगी वो तो उसमें चला ही जाएगा, वो लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn में चला ही जाएगा, क्योंकि कलेक्शन का भी हर एक एलिमेंट उन लीनियर कॉम्बिनेशन में, उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता होता है। ठीक है, इसीलिए मैं इस कलेक्शन में से नहीं ले रही, मैं अलग से एक v चूज़ कर रही हूँ कैपिटल v में से, क्योंकि कैपिटल v जो कि वेक्टर स्पेस है उसमें तो बेतहाशा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, वेक्टर्स पड़े हुए हैं, तो इस कलेक्शन के अलावा मैंने उसमें से कोई एक वेक्टर चूज़ किया। ठीक है, अब नोट डैट क्या नोट करना है, ये मैंने एक कलेक्शन ले ली। ठीक है, अब चूँकि ये v जो था वो अब उस कलेक्शन में ऐड हो जाएगा ना, एक और हमने एलिमेंट v में से ले लिया, तो अब पहले उसमें v1 v2 सो ऑन vn तक एलिमेंट थे, अब एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो ये v1 v2 सो ऑन vn और एक और v शामिल हो जाएगा एलिमेंट में। ठीक है, अब देखें एक ये भी थ्योरम होता है, वो अभी मैं आपको प्रूव करवाऊँगी नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन बस उसकी स्टेटमेंट अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। अगर आपने कोई एक कलेक्शन ली होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की, ठीक है, और आप उसके अंदर एक वेक्टर ऐड कर रहे होते हो, ठीक है, यानी कि अगर आपने n डायमेंशन की आपके पास वेक्टर स्पेस जो है वो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, अगर आप उसमें एक वेक्टर ऐड करते हो ना तो वो कलेक्शन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, और इसी थ्योरम का दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप उस कलेक्शन में से एक v माइनस कर देते हो, एक वेक्टर निकाल देते हो, तो वो फिर पूरे का पूरा v को स्पैन नहीं कर रहा होता। तो हम अभी हम सिर्फ उसका एक पार्ट यूज़ करेंगे कि ये जो कलेक्शन आपने ली थी मैं इसमें एक v ऐड कर रही हूँ, चूँकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थी, अब ये कलेक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गई है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट आप इसको कैसे लिखते हो, इस पूरी कलेक्शन को a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ऑन an vn प्लस av इज़ इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हो। और नीचे क्या लिखते हो कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर इसका क्या मतलब है, इसमें एक ai ऐसा ज़रूर होना है जो कि 0 नहीं होगा। तो मतलब यही है ना कि वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ लिखी है कि वो हमें एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। ठीक है, नोट ऑल कोफिशेंट्स आर ज़ीरो, यही मतलब है ना कि सारे कोफिशेंट ज़ीरो नहीं होते, उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना है, कोफिशेंट एक ऐसा ज़रूर होना है जो ज़ीरो नहीं होना, तो वो से हम कह देते हैं कि वो ए है एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा कोफिशेंट जो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाले जो वेक्टर्स थे मैं क्या करती हूँ कि ये वाले जो इसको इधर ही रहने देती हूँ, ये सारे उठा के इधर वाली साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इधर वाली साइड पे ले आते हैं तो, या फिर आप दूसरी सेंस में जैसे हमने लास्ट टाइम जो थ्योरम किया था कि हमने उनके एडिटिव इन्वर्स जो थे वो ऐड किए थे, ठीक है, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें जो ए है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और ये फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड चूँकि आपको पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप होती है। ठीक है, तो उसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम कहते हैं कि ए का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है एफ़ में, तो फिर हम ए के इन्वर्स से इस पूरी इक्वेशन को लेफ़्ट और राइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो ए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबके नीचे वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो ये फॉर्म कौन सी बन गई है, ये फॉर्म बन गई है एक कांस्टेंट साथ v1
प्लस एक और कांस्टेंट साथ v2 प्लस सो ऑन एक कांस्टेंट और साथ vn। तो अगर आप देखें तो ये तो फॉर्म बन गई है लीनियर कॉम्बिनेशन वाली, और अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म बन गई, ये तो l ऑफ v1 v2 सो ऑन vn में चला गया, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो v है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। अगर ये इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है तो v जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn को बिलोंग कर गया है। और अगर वो बिलोंग कर गया है तो यहाँ से v किसका था, v एलिमेंट था कैपिटल V का। तो अब ये चला किस में गया है, ये लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn में चला गया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो कैपिटल V है वो किसका सबसेट हो गया, लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn का। तो अब आप 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से शो हो जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन तो आपने सपोज की हुई थी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दूसरी कंडीशन आपने प्रूव कर दी है कि लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn इज इक्वल टू v के बराबर है। दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि v का हर एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने कलेक्शन ली थी वो बेसिस है। ठीक है, यही हमने इसमें प्रूव करना था। अब हम अपनी एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं कि ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने उम्मीद है मुझे कि कर लिए होंगे, क्योंकि उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को ही प्रूव करना है। ठीक है, वो बहुत आसान काम है। वो आपको मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल्स भी कुछ कराई थी और कुछ आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। तो जो एक्सरसाइज है वो साथ साथ आप करते रहिएगा। ठीक है जी, तो अब मैं ऐसा करूँगी कि चूँकि उस थ्योरम को मैं यूज़ करूँगी इन एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, कैसे यूज़ करूँगी, अब मैं यहाँ पर मुझे ये कलेक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 में, वेरीफाई द पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल दी हुई है मुझे, और उस पोलिनोमियल में ये पोलिनोमियल्स फॉर्म द बेसिस फॉर p3 इंटू एक्स, यानी कि 3 डिग्री की पोलिनोमियल अगर आप लें तो उसके मुझे ये 3 वेक्टर्स उसने दिए हुए हैं। ठीक है, v1 v2 एंड v3 v4, ये 4 वेक्टर्स मुझे उसने दिए हुए हैं किसके, डिग्री 3 की पोलिनोमियल के। उसने मुझे कहा है कि शो करें कि एक्सप्रेस ईच, पहले तो ये शो करना है कि ये बेसिस बनाती हैं p3 ऑफ x के लिए। दूसरी बात ये शो करनी है कि ये जो 1 प्लस एक्स है इसको हम लिख सकते हैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और इसको भी यही शो करना है कि ये जो वेक्टर है ये इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, ये हमने बताना है। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि ये बेसिस है कि नहीं। तो मैंने बाय यूजिंग द थ्योरम मैंने क्या करना है, अगर अब देखिए उसने तो यही कहा था ना कि अगर आप एक बेसिस कलेक्शन लेते हो, ठीक है, आपके पास n डायमेंशन की एक वेक्टर स्पेस आती है, ठीक है, और उसमें n डायमेंशन n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाते हैं, तो फिर वो जो कलेक्शन होती है वो बेसिस बनाती है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये मेरे पास अगर अब मैंने तो सिर्फ इसमें एक ही चीज़ शो करनी है ना, और वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना उसका। तो अगर मैं सिर्फ उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ही प्रूव कर दूं, बाकी चीज़ें मेरे पास खुद ही आ जाएंगी, क्योंकि डायमेंशन मुझे उसकी पहले ही पता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पोलिनोमियल थी, ये पोलिनोमियल है p3 इंटू एक्स, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन है 4। ठीक है, तो जो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं ये है भी 4 वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 4 के 4 वेक्टर्स, तो आप देखें कि बेसिस में भी 4 वेक्टर हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी 4 है, तो ये इसकी डायमेंशन और ये वेक्टर्स आपस में मैच करते हैं, तो इनकी तादाद मैच करती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिस बनाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, वी वॉन्ट टू शो डैट, हम शो करना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो फॉर्म्स अ बेसिस फॉर p3 इंटू एक्स, ये इसके लिए बेसिस बनाती हैं। फर्स्ट वी प्रूव डैट दिस सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, हम इसको शो करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये लिखा a इंटू v1 की जगह पे लिखा हमने पहला जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट था जो कि उसने दिया हुआ है हमें, फिर प्लस b लिखा, दूसरा v2 लिखा, प्लस c लिखा, v3 लिखा, प्लस d लिखा, v4 लिखा, इज इक्वल टू 0 पुट किया। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको मज़ीद सिंपल करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनती जाएंगी। जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास a b c d की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये आपके पास 0 आती हैं सारी की सारी वैल्यूज़।
तो ये आप देखें आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो सारी की सारी ज़ीरो आई हैं। आगे अब आपने क्या कहना है, हैंस द गिवन सेट ऑफ पोलिनोमियल्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गई हैं। अब देखें एज द डायमेंशन ऑफ P3 इंटू एक्स इज़ 4, P3 इंटू एक्स की डायमेंशन क्या थी, 4 थी, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द सेट, और इस सेट में कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, इसमें भी 4 ही वेक्टर्स हैं ना। तो ये 4, ये जो उसकी डायमेंशन थी वो इसमें मौजूद इस कलेक्शन में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद से मैच कर गई है, तो फिर ये जो कलेक्शन है ये बेसिस होगी। यानी कि अब आपको वो एक लीनियर स्पैन वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है और उसकी डायमेंशन को, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को उस कलेक्शन में मौजूद जिसको आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो किया है उस के नंबर ऑफ़ एलिमेंट से, नंबर ऑफ़ वेक्टर से आपने उस मैच करना है। अगर उसकी डायमेंशन वेक्टर स्पेस की और उस कलेक्शन में मौजूद वेक्टर्स की तादाद मैच करती हुई तो वो जो कलेक्शन होगी वो बेसिस होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये इससे आपको आसानी हो जाएगी। एक और अब देखते हैं उसने आगे हमें क्या कहा था, नाउ वी हैव टू शो डैट कि जो 1 + x है वो द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर, वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। फिर वही बात कि वो एक वेक्टर को शो करना है कि वो इन जो 4 वेक्टर्स ऊपर थे, जो कलेक्शन थी 4 वेक्टर्स की, वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, 1 + x किसके बराबर है, हम उसको लिखेंगे a इंटू दिस वन पहला वेक्टर प्लस b इंटू दूसरा वेक्टर प्लस c इंटू v3 प्लस d इंटू v4, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, इक्वेशंस आ जाएंगी और वहाँ से आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। और आप देखेंगे कि जब ये जो आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप दोबारा ए बी सी डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखें तो ये चीज़ 1 + x बनता होना है। इसी तरह आपने दूसरा प्रूफ कर लेना है कि 1 + x + x² को आपने शो करना है कि वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, वो भी ऐसे ही आपने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी उसने कहा क्या हुआ है, डिटरमिन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ द वेक्टर्स इज़ अ बेसिस फॉर r²। शो करना है कि ये जो कलेक्शन आपको दी है ये बेसिस है कि नहीं r² के लिए। तो अब आपको पता है कि r² है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, 2 होती है। अब आपने याद रखना है कि इसकी जो डायमेंशन है वो 2 है। अब आपने ये देखना है कि जिन वेक्टर्स को मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करता हूँ वो भी 2 होते हैं कि नहीं होते। अगर तो वो भी 2 होंगे तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कलेक्शन है ये बेसिस होगी। गिवन सेट इज़ दिस वन, ठीक है, ये आपके पास सेट है। आपने इसको सबसे पहले क्या शो करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपने क्या करना है, a इंटू v1 की जगह पे 1 1 लिखना है, प्लस b इंटू v2 की जगह पे 3 ऑर्डर पेयर 1 लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 रखना है। जब आप इसको सिंपल करेंगे और मज़ीद सॉल्व करेंगे आगे तो a और b की वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। अब आपने आगे देखना है कि ये बताना है हैज़ द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आप देखेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और आपको ये पता है कि r² की जो डायमेंशन है वो कितनी होती है, वो 2 होती है। तो आप देखें कि जो आपने नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जिन वेक्टर्स को आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो किया है वो कितने वेक्टर्स थे, वो 2 वेक्टर्स थे। तो ये 2 इस 2 से मैच कर गया, इसका मतलब क्या होगा, ये जो कलेक्शन होगी वो बेसिस होगी। देखें यहाँ इस तरह बेसिस चेक करना आसान है, ठीक है। डेफिनेशन के थ्रू अगर आप करेंगे तो फिर वो आपको लीनियर स्पैन वाला काम करना पड़ेगा, v1 v2 सो ऑन vn को आपको फिर v के बराबर शो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बस आप उसकी डायमेंशन लेकर भी शो कर सकते हैं, ये आसान है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कलेक्शन आपको दी हुई है और सिमिलर वे में आपने इसको चेक करना है। देखें ये किसकी, r² की ही कलेक्शन है, ठीक है। इसमें भी 2 ही आपके पास वेक्टर्स r² की डायमेंशन 2 ही है और आपने शो करना है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप देख सकते हैं कि ये 2 वेक्टर्स हैं, तो फिर उसकी डायमेंशन इनके इस कलेक्शन के नंबर ऑफ़ वेक्टर से मैच कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कलेक्शन है ये बेसिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बेसिस हो जाएगी। इसी तरह और भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं मज़ीद 10 11 12 13 14 15, तो ये आप इनको ट्राई करिएगा, देखिएगा, ठीक है। कोई मुश्किल होगी तो फिर मुझसे डिस्कस करिएगा।